सो टिल नाउ एनसीईआरटीज का जितना भी क्वेश्चन आंसर था सब हमने कवर कर लिया। आज के क्लास में कुछ एक्स्ट्रा हम लोग जानेंगे। बट क्या तो आपके पास प्रैक्टिस पेपर है, मेरे पास प्रैक्टिस पेपर है। सो मैं ये कहना चाहता हूं कि समय आ गया है कि प्रैक्टिस पेपर से क्वेश्चन आंसर जो है वो किया जाए। इजंट इट? ठीक ना? प्रैक्टिस पेपर से क्वेश्चन आंसर करने के लिए रेडी हो ना? बोलो आई एम ऑन, बिकॉज आई एम ऑन। दिखाते हैं आपको प्रैक्टिस पेपर। ठीक, ये है, ये आपका प्रैक्टिस पेपर है। समझे बात के मतलब? एवरग्रीन का। ठीक, प्रैक्टिस पेपर है किसका? एवरग्रीन। देखो नीचे लिखा हुआ है एवरग्रीन, समझा? तो ये प्रैक्टिस पेपर जो है वो आपके पास होना चाहिए, ले लेना। और पेज नंबर 296 डस्ट ऑफ स्नो जो कुछ भी पढ़ाया तो इस प्रैक्टिस पेपर पर पेज नंबर 296 में दिया हुआ है कुछ चीजें, और इसमें से बोर्ड में आता है। ठीक है, तो अब समय आ गया है कि इसका जो क्वेश्चन आंसर है प्रैक्टिस पेपर पर का, जो सभी क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट कर लें, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पोएम में बढ़ जाएंगे, है कि नहीं जी? ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। देखो क्या दिया हुआ है, कुछ एक्सट्रैक्ट जो है वो दिया हुआ है, समझने का प्रयास करना। रीड रीड द एक्सट्रैक्ट्स। ये लिख रहे हैं तो आ रहा है ना कि ऊपर से कटता है? चलो लगभग ठीक है। रीड द एक्सट्रैक्ट्स गिवन बिलो। एंड answer the questions that follow. यानी कि जो पोएम आपने पढ़ा है डस्ट ऑफ स्नो, उसका कुछ पैराग्राफ जो है वो दिया हुआ रहेगा, और उसी पैराग्राफ में से कुछ क्वेश्चंस रहेंगे जो आपको करना है, क्वेश्चंस को बनाना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखो, द वे ए crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। ये क्वेश्चन है, मेरा मतलब है कि ये तो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। द वे ए क्राउ शुक डाउन ऑन मी, जिस तरह से कौवे ने डस्ट ऑफ स्नो को हेमलॉक ट्री के ऊपर से गिराया। ठीक है, अब क्वेश्चंस रोमन अंक में पहला दिया हुआ है कि वेयर वाज द पोएट, वेयर वाज द पोएट, यानी कि पोएट कहां है। क्या लिखा हुआ है? जिस तरह से कौवे ने shook down on me the dust of snow from a hemlock tree, यानी कि जिस तरह से कौवे ने हेमलॉक ट्री के ऊपर से बर्फ को झाड़ डाला। यानी कि पक्का पोएट जो है वो हेमलॉक ट्री के नीचे बैठे होंगे, तभी तो कौवे ने हेमलॉक ट्री के ऊपर से
डस्ट ऑफ स्नो को गिराया तो पोएट के ऊपर गिरा जी। सो वही क्वेश्चन है कि वेयर वाज द पोएट, पोएट कहाँ है, तो हेमलॉक ट्री के नीचे बैठा हुआ है। तो आंसर में लिखेंगे द पोएट वाज सिटिंग अंडर ए हेमलॉक ट्री। खत्म हो गया इसका आंसर। ठीक है, कवि जो है वो कहां बैठे हुए, तो हेमलॉक ट्री के नीचे बैठा हुआ है। अब दूसरा देखो, व्हाई डज द पोएट मेंशन हेमलॉक ट्री, व्हाई डज द पोएट मेंशन हेमलॉक ट्री। कवि ने हेमलॉक ट्री को क्यों मेंशन किया है पोएम में? ऐसा इसलिए क्योंकि हेमलॉक ट्री जो है वो अनलकी है, लेकिन फिर भी पोएट के जीवन में बदलाव लाया। तो वो ये बताना चाहते हैं कि हमारे इस नेचर में कुछ भी अनलकी नहीं है, सभी कुछ सौभाग्यशाली ही हैं। इसीलिए वो जानबूझ के हेमलॉक ट्री का जिक्र किए हैं। खत्म हो गया आंसर। अब इसी को लिख लीजिए। द पोएट wants to suggest the positivity of nature और healing power of nature। हीलिंग का मतलब हुआ ठीक करना, यानी कि जीवन में बढ़िया बदलाव लाना। सो हेमलॉक ट्री तो धतूरे का पेड़ पॉइजनस है, लेकिन फिर भी ये पॉजिटिविटी ला सकता है। तो कहना चाहते हैं कि नेचर में कुछ भी बेकार सा चीजें नहीं होती है, सभी कुछ शुभ होता है, अशुभ कुछ भी नहीं। दूसरा क्वेश्चन का आंसर खत्म हो गया। तीसरा में बढ़े। तीसरा देखो, इन विच मूड वाज ही, इन विच मूड वाज ही, ये किस तरह का मूड में है, तो बोलो। तो ये कवि किस मूड में है, तो इसका आंसर है कवि सैड है, उदास है, दुखी में है कि नहीं? तो लिखेंगे द पोएट वाज इन सैड और सॉरो मूड, यानी कि जो पोएट हैं वो उदास दुखी वाले मूड में है। खत्म हो गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। What happened all of a sudden? Sudden, SUDDEN। सो क्वेश्चन हमारा 4 नंबर ये है कि अचानक से क्या होता है। तो अचानक से जब पोएट नीचे बैठा हुआ है तो अचानक से डस्ट ऑफ स्नो जो है, यानी कि पार्टिकल्स ऑफ स्नो पोएट के बॉडी के ऊपर आकर के गिरता है और उनका मूड जो है वो बदल जाता है। तो यही आंसर है कि अचानक डस्ट ऑफ स्नो जो है वो फॉल्स ऑन द बॉडी ऑफ पोएट, या फिर फॉल्स ऑन पोएट, एक ही लाइन में आंसर लिखेगा।
डस्ट ऑफ स्नो फॉल ऑन द पोएट सडनली। चलो खत्म हो गया जी। तो ये एक्सट्रैक्ट था, हमने समझाया। फिर इसी से रिलेटेड ये चार अलग अलग तरह के क्वेश्चंस थे, वो भी हमने आपको करवाया। तो ये एक्सट्रैक्ट जो है वो खत्म होते हैं। अब हम लोग नए में मूव करेंगे। सो इसे लिख लीजिए, ये खत्म होता है, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत है समझने में? मुझे तो नहीं लगता कि होगा, है ना। मिटा देते हैं फिर। इसे लिख लिया है ना? बोलो जल्दी। अब अगला एक्सट्रैक्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक। ही हैज गिवन माई हार्ट। A change of mood and saved some part of a day. I had ruined. यानी कि ruined। सो ये तो इंफॉर्मेशन है। क्वेश्चन नंबर 1 यहां से शुरू होता है। व्हाट चेंज द पोएट्स मूड? चेंज्ड द पोएट्स मूड। क्वेश्चन ये है कि कवि का मूड जो है वो ऐसा क्या चीज है जो कवि का मूड को बदल दिया। हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, मेरे दिल यानी कि दिमाग जो है वो बदल गया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूइड, और कुछ अपने दिन का कीमती समय को बचा लिया, जिसे हम रूइड का मतलब हुआ बर्बाद करना, ठीक है, जिसे वो क्या कर रहे थे, बर्बाद कर रहे थे। ठीक है, पश्चाताप में कवि जो है वो हिमलोक ट्री के नीचे बैठ करके बर्बाद कर रहा था, उसको बचा लिया। तो पोएट का मूड जो है वो कैसे चेंज हुआ, क्या ऐसा कुछ है जो कि पोएट का मूड चेंज कर दिया, ये क्वेश्चन है हमारा। तो जब डस्ट ऑफ स्नो पोएट के ऊपर गिरता है हिमलोक ट्री से, तो यही जो चीज है वो पोएट का मूड को क्या कर देता है, बदल करके रख देता है। तो व्हाट चेंज द पोएट्स मूड, इसका आंसर लिखेगा डस्ट ऑफ स्नो। क्या
डस्ट ऑफ स्नो हैज चेंज्ड पोएट्स मूड, यानी कि जो डस्ट ऑफ स्नो है वही पोएट का मूड को बदल करके रख दिया। समझे बात को? आगे बढ़ते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट चेंज अकर्ड इन द पोएट्स मूड? What change occurred in the poet's mood? पोएट्स के मूड में क्या बदलाव आया, ये हमारा क्वेश्चन है। तो पोएट का मूड पहले उदास था, लेकिन जब डस्ट ऑफ स्नो गिरा उनके ऊपर तो वो खुश हो गए, हैप्पी हो गए। ये हमारा आंसर है, अब इसी को लिख लीजिए। मूड was changed to happy from sad mood, यानी कि उदास मूड से खुशी की ओर मूव कर गए। कौन? पोएट। खत्म हो गया आंसर। तीसरा देखो, हाउ वुड द पोएट हैव स्पेंट the rest of the day if the incident had हो गया यहाँ, had not happened, यहाँ पे बताया गया कि क्वेश्चन क्या है, समझो बात को। अगर वो घटना नहीं घटता, कौन सा घटना? कि हेमलॉक ट्री के नीचे बैठा हुआ था पोएट और कौवा जो है वो हेमलॉक ट्री के ऊपर से बर्फ के टुकड़ों को गिराता है और पोएट का मूड जो उदास था वो खुश हो गए और जो अपना कीमती समय को पश्चाताप में बेकार कर रहा था उन्होंने अपना समय को बचाया, है कि नहीं? अगर ये घटना ना घटती तो वो अपना जो कीमती समय था वो उसी पश्चाताप में बर्बाद कर देते, पूरा दिन रिग्रेट में, उदास में ही निकाल देते। तो क्या होता अगर ये घटना नहीं होता? तो आपको आंसर मिल गया ना, यही आंसर है, इसी चीज को लिख लीजिए, लिखेगा आंसर। इफ द इंसिडेंट had not happened, then the poet ruined his whole day in regret और सैड। तो अगर इंसिडेंट ना होता तो कभी जो है वो पूरे अपना दिन, रिग्रेट का मतलब हुआ पश्चाताप और सैड मतलब हुआ उदासी,
तो पश्चाताप और उदासी में ही अपना पूरा दिन निकाल देता, खत्म कर देता, समय बर्बाद कर देता। समझ गया? तो ये आंसर खत्म होता है तीसरा का। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बारी आई। सो लेट अस सी, इन विच मूड इज द पोएट नाउ? इन विच मूड द पोएट इज नाउ? यही क्वेश्चन है ना जी। इन विच मूड इज द पोएट नाउ? इन विच मूड इज द पोएट नाउ है ना। इन विच मूड इज द पोएट नाउ, यानी कि अब कवि जो है वो किस तरह के मूड में है, बताओ। तो क्या लिखा गया? एंड सेव्ड सम पार्ट, हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूड। यानी कि उनका मूड जो है, चेंज ऑफ मूड, मूड जो है वो बदल गया, पहले उदास थे लेकिन अब खुश हो गए। ठीक है, लिखेगा इन हैप्पी मूड इज द पोएट नाउ। चलो खत्म हो गया जी, ये खत्म होता है। तो पोएट अब कैसा मूड में है? तो खुशी वाला मूड में है वो। ठीक, तो ये भी एक्सट्रैक्ट जो है वो पोएम से ही था। तो इस तरह के 5 नंबर 10 नंबर में मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। हमने आपको इस तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करवाया है, वो भी प्रैक्टिस पेपर एवरग्रीन का है। ठीक है, प्रैक्टिस पेपर इन इंग्लिश विथ वैल्यू ओरिएंटेड टेस्ट असाइनमेंट, यही सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, सो इसको जो है वो देख लेना और कीन लेना। ठीक है, समझ गया ना? सीबीएसई क्लास 10 का है ये। देखो, सीबीएसई क्लास 10 लिख लिया हो तो इसको मिटा सकता हूं मैं। मिटाया ना जी? एक और दिया हुआ है लेकिन ये थोड़ा सा लॉन्ग में है, कोई बात नहीं, इसको भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, मेरा मतलब है कि 3 होगा। ठीक, लिखेंगे द वे ए क्राउ
The bay crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood. ठीक, and saved some part of a day I had read, यानी कि ruined. ठीक, तो इस बार पूरा का पूरा पोएम ही दिया हुआ है शुरू से. द बे क्राउ शुक डाउन ऑन मी, जिस तरह से कौवे ने झाड़ डाला मेरे ऊपर, क्या, तो द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के धूल, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री के ऊपर से, हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, तो मेरा मूड जो है वो बदल गया. एंड शेप्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूड, और जो कुछ और, तो फिर क्या हुआ जब गिरा दिया तो मेरा मूड जो है वो बदल गया. एंड शेप्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूड, और मैंने अपना कुछ दिन का समय जो है वो बचा लिया जो कि मैं उसे बर्बाद कर रहा था उदासी में, पश्चाताप में. ठीक है, यही है इसका मतलब. अब क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो देखिए किस तरह का क्वेश्चन है. नेम द पोएम एंड द पोएट. नेम द पोएम एंड द पोएट. पोएम और पोएट का नाम पूछा है, यानी कि ये जो लिया गया है वो कौन सा पोएम से लिया गया है, नाम लिखो, और किस पोएट ने इसे लिखा है वो भी नाम लिखो. तो आंसर लिखिए, डस्ट ऑफ स्नो. हैज बीन composed by रॉबर्ट फ्रोस्ट. ठीक है, खत्म हो गया ये आंसर. पोएम का नाम डस्ट ऑफ स्नो है और पोएट का नाम रॉबर्ट फ्रोस्ट है. खत्म हो गया, वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए. हु वाज सिटिंग ऑन द हेमलॉक ट्री. Who was sitting on the hemlock tree, यानी कि हेमलॉक ट्री के ऊपर कौन बैठा हुआ था, तो क्या लिखा हुआ, द बे क्राउ सॉक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री. हेमलॉक ट्री के ऊपर से डस्ट ऑफ स्नो गिराया, लेकिन किसने गिराया, तो क्राउ, यानी कि कौवा जो है वो बैठा हुआ है हेमलॉक ट्री के ऊपर, तभी तो लिखा हुआ है द बे क्राउ सॉक डाउन मी. जिस तरह से कौवे ने गिराया, क्या गिराया, द डस्ट ऑफ स्नो गिराया. कहां से, तो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री. तो हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठा हुआ है कौवा, तब ना उड़ा, तो पत्तियां हिल करके पत्तियों के ऊपर स्नो था वो गिर गया नीचे. तो क्या, हु वाज सिटिंग ऑन द हेमलॉक ट्री, तो एक के लाइन में लिख लेगा क्राउ, CROW, क्रो मीन्स कौआ, या फिर पूरा सेंटेंस में भी लिख सकता है इसे भी कि क्राउ वाज सिटिंग ऑन द हेमलॉक ट्री. लिख भी सकता हूं क्राउ वाज sitting on the hemlock tree, यानी कि हेमलॉक ट्री के ऊपर कौन बैठा हुआ है, तो कौवा बैठा हुआ है. खत्म हो गया आंसर. अब तीसरा देखो. Why did it shake off some snowy powder on the poet? Why did it shake off some
snowy powder on the poet। यानी कि क्वेश्चन है हमारा कि पोएट के ऊपर स्नोवी पाउडर, बर्फ जैसा पाउडर जो है वो क्यों गिर गया। व्हाई डिड इट शेक ऑफ, ऐसा क्यों, मतलब झकझोर करके पोएट के ऊपर जब वो पाउडर गिरा। शेक ऑफ सम स्नोवी पाउडर ऑन द पोएट। टू शो द हीलिंग पावर ऑफ नेचर। खत्म हो गया। काहे पोएट के ऊपर स्नोवी पाउडर गिरा, ताकि प्राकृतिक का हीलिंग पावर, यानी कि प्राकृतिक में ठीक करने वाला क्षमता है, उसे दिखाने के लिए भगवान या फिर नेचर्स ने पोएट के ऊपर वो बर्फ का पाउडर जो है वो गिराया। एक तरह से जो कुछ भी घटनाएं घट रहे हैं वो प्राकृतिक का पार्ट है, भगवान का पार्ट है, नेचर्स का हिस्सा है कि नहीं। तो यही हमने लिखा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो। What tells you that for the poet this chance happening was blessing? What tells you that for the poet this chance happening was a blessing। यानी कि आपको क्या बताता है, ये जो चीजें हो रही है, क्या बताया आपको, क्या बताया, ये जो पूरा पोएम पढ़ा इसमें से आपको क्या बताया कि ये जो चीजें हो रहा है वो पोएट के लिए आशीर्वाद है। तो ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे, उन्होंने अपना कुछ दिन का हिस्सा जो है वो बचा लिया। तो इसका यही इसी से पता चलता है कि भगवान का ब्लेसिंग था कि उन्होंने समय बचा लिया, है कि नहीं। क्योंकि मनी इज नॉट टाइम बट टाइम इज मनी, समय ही रुपया है लेकिन रुपया समय नहीं है, ठीक है। क्योंकि समय बचा लिया तो आगे कुछ भी कर सकते हैं, है कि नहीं। तो आंसर में लिख लेगा, एक ही लाइन में लिखो, बिकॉज ही सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे चलो खत्म हो गया जी। क्योंकि उन्होंने अपने दिन का कुछ समय जो है वो बचा लिया, इसीलिए हमें लगता है कि ये नेचर का जो है वो क्या है, तो ब्लेसिंग है, गिफ्ट है पोएट के लिए। बात समझ में आई, वेरी गुड। तो इसी के साथ जो है वो ये खत्म होता है एक्सट्रैक्ट, जो कि पोएम का ही पार्ट है, पूरा पोएम ही लिखा हुआ है, क्या पार्ट रहेगा, है कि नहीं। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए। अब तो खत्म ही हो गया एक्सट्रैक्ट तकरीबन, समझे ना। एक एडिशनल कंप्रीहेंशन एक्सट्रैक्ट दिया हुआ पेज नंबर 297 पर, इसको आपको खुद से बनाना चाहिए, समझे। लेकिन आप चाहते हो तो मैं बना सकता हूं, ठीक है। एक ही वो तो दिए हुआ है ये जी। चलो इसको लिखो ना, फिर बना देते हैं, चिंता की बात नहीं है, सब बना देंगे तुम्हारे लिए, ठीक है। आई होप कि आपने इसे लिखा होगा। मैं मिटा सकता हूं इसे, बोलिए एक बार हाँ कि सर मिटा दीजिए, लिख लिया है। चलो बहुत बढ़िया। कैन आई रेज इट, आपने इसे लिखा, समझ गए। कोई डाउट हो, कोई तकलीफ हो तो मेरे से हमेशा पूछना, आप मैसेजेस कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा, ठीक है।
एडिशनल comprehensive extract। ठीक है, ये आपको खुद से करना था, लेकिन फिर भी मैं आपको करवाता हूं क्योंकि हर एक चीज सिखाऊंगा। रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस that follow। अब एक्सट्रैक्ट क्या है, तो ये है एक्सट्रैक्ट, ये आता है क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि एक ही एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है एडिशनल कॉम्प्रिहेंसिव एक्सट्रैक्ट में। ठीक है, द बे ए क्राउ सुक dawn on me। The dust of snow from a hemlock tree। ठीक है, द बे क्राउ सुक डाउन ऑन मी, यहाँ पे सुक का मतलब है सेक। ठीक है, सेक का मतलब है हिलाना, आपने सही सुना, हिलाना। ठीक है, समझ गया। द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम हेमलॉक ट्री, द बे क्राउ सुक डाउन ऑन मी, जिस तरह से कौवे ने गिराया द डस्ट ऑफ स्नो हेमलॉक ट्री के ऊपर से। बस इतने तक इंफॉर्मेशन है। अब रोमन अंक में क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, व्हाट वाज द पोएट पासिंग बाई। यानी कि जो पोएट है वो पोएट किस, व्हाट वाज द पोएट पासिंग बाई, व्हाट वाज द पोएट, यानी कि पोएट जो है वो किस चीज से गुजर रहे थे, तो उदासी से गुजर रहे थे। या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि हेमलॉक ट्री के बगल से पास कर रहे थे। एक मिनट पूरा क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, फिर पता चलेगा कि क्या आंसर में लिखूं, सैड या फिर हेमलॉक ट्री। व्हाट डज ए हेमलॉक ट्री सिग्निफाई, व्हाट वाज द सडन एक्ट ऑफ द क्राउ सिटिंग ऑन ए हेमलॉक ट्री, व्हाट राइमिंग इज। आंसर में लिखो द पोएट वाज पासिंग बाई सैड मूड। ठीक है, तो उदासी वाला मूड में वो बैठा हुआ था पोएट। ठीक है, खत्म हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज ए हेमलॉक ट्री सिग्निफाई, व्हाट डज ए हेमलॉक ट्री सिग्निफाई। हेमलॉक ट्री किस चीज को सिग्निफाई कर रहा है, बोलिए। लिखेंगे हेमलॉक ट्री वाज signifying the healing
पावर ऑफ नेचर, यानी कि प्रकृति में जो हीलिंग पावर है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है कौन? हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? तो प्रकृति में बहुत सारी चीजों को ठीक करने की क्षमता है, उसको दर्शा रहा है हेमलॉक ट्री। खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, व्हाट वाज द सडन एक्ट ऑफ द crow सिटिंग ऑन ए हेमलॉक ट्री? व्हाट वाज द sudden act of a crow sitting on a hemlock tree, यानी कि कौवा अचानक से क्या करता है? जो बैठा हुआ है हेमलॉक ट्री के ऊपर, तो कौवा अचानक से shook down me the dust of a snow from a hemlock tree, तो हेमलॉक ट्री के ऊपर से कौवा जो है वो बर्फ के टुकड़े को गिराता है पोएट के ऊपर। यही काम कर रहा है। तो लिखेंगे क्या है? डस्ट ऑफ अ स्नो shook down on the poet from hemlock tree. This was the sudden act of crow, यानी कि कौवा का सडन एक्ट जो है वो क्या है? वो यही है कि वो हेमलॉक ट्री के ऊपर से क्या करता है? स्नो, बर्फ के टुकड़ों को गिराता है। तो खत्म हो गया ये जी। ठीक, कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 4 देखो, व्हाट राइम स्कीम इज यूज्ड बाय द पोएट हेयर? व्हाट राइम स्कीम was used by poet here, यानी कि यहाँ पे किस तरह का राइम स्कीम यूज किया गया है पोएट के द्वारा? तो याद है ना, ए बी ए बी, यहाँ पे है ए, ये है बी, देखो क्रो के लिए ए लिखा है, मी ई का साउंड आ रहा है, बी लिखे, यहाँ पे देखो स्नो ओ का साउंड आ रहा है, यहाँ पे भी क्रो ओ का साउंड आ रहा है, तो इसी के ए के जैसा ही है तो ए लिखेंगे, है कि नहीं? ये देखो ट्री ई का साउंड आ रहा है, यहाँ पे भी मी ई का साउंड आया था तो बी लिखे थे, तो यहाँ पे भी बी होगा। ठीक है, तो राइमिंग स्कीम क्या है? ए बी है। ठीक है, राइम स्कीम क्या है? तो बस लिख दो ए बी। चलो खत्म हो गया जी। तो ये खत्म होता है, ये भी इस तरह से हमने आपको जितना भी एक्सट्रैक्ट दिया हुआ था, चाहे वो कंप्रिहेंसिव एक्सट्रैक्ट हो या बनाने के लिए शॉर्ट में हो, हम सभी को खत्म कर दिया। ठीक है, और अब कुछ यहाँ पे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30 to 40 वर्ड्स ईच, पेज नंबर 298, प्रैक्टिस पेपर क्लास 10 का सीबीएसई बोर्ड एवरग्रीन का मेरे हाथों में है। ठीक है, सो इसको जो है वो आप लोग ले लेना। ठीक ना, नहीं भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चन जो है वो करवा रहा हूं। ठीक है, समझ गए? तो इन सभी चीजों को जो है वो लिख लीजिए। चलो लगभग टाइम भी हो ही गया है। ठीक है, तो जरा सा अगले क्लास में जब मिलूंगा तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30 to 40 वर्ड्स ईच, तो बहुत सारे क्वेश्चंस का जो आंसर है वो 30 से 40 शब्द में करना है, अगले क्लास में कराऊंगा। तो पढ़ाई लिखाई जो है वो पेशेंस का चीज है, आप पेशेंस जो है वो हमेशा बना करके रखें। पेशेंस नहीं बनाएगा तो पढ़ाई लिखाई कैसे होगा? ठीक है, 2022 के मुकाबले 2026 के बच्चों को पढ़ने की क्षमता जो है वो घट गया है, तो ऐसा ना करो, पढ़ो। समझ गया ना? पहले बच्चे में बहुत पेशेंस था, खूब पढ़ता था, लेकिन अब पेशेंस ही खत्म हो गया। कारण स्मार्टफोन है उसका, और बुरे वातावरण में रहना, अच्छे लोगों को संपर्क में कम रहते हो,
है कि नहीं। तो डिस्ट्रैक्शन को रिमूव करो तो आपके लाइफ में पेशेंस आएगा और फिर पढ़ाई लिखाई आपसे होएंगे। ठीक है, समझ गया। और कोई दूसरा तरीका नहीं है। पढ़ने लिखने में तो टाइम लगता है और उसमें आपको पेशेंस चाहिए, तो पेशेंस आप खुद ही लाओ अपने अंदर, डिस्ट्रैक्शन को हटा करके। क्लियर है, समझ गया। तो आज के लिए बस इतना ही सलाह है, चलते हैं, फिर से मिलेंगे अगले क्लास में। सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास एंड फॉर दैट यू मस्ट वेट। हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर डे, टेक केयर।